जय दोस्तों, सभी एक्सर्विसमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और हमें किस तरीके से एजीआई क्लेम करना है, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है, क्या तरीका है। 1 जनवरी 2026 को नया लेटर ये 9 पेज का निकला है और इसमें सीधा सीधा लिखा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर एक एक्सर्विसमैन के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है, जैसे हम रिटायर्ड होते हैं, कुछ पैसा हमारा कटता है और वो पैसा हमें एक इंश्योरेंस कवर देता है। अब कितने साल में कौन से सन का इंश्योरेंस कवर है, कितना पैसा मिलेगा, एक कंडीशन है और जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस। और दूसरा, जो आपका पैसा कटा है वो वापस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। यानी आप देख सकते हो 8-9 पेज का ये एजीआई की तरफ से एक लेटर है, हर जगह सर्कुलेट किया गया है और इस लेटर के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि इसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है, कृपया इस लेटर को जरूरी एक्शन के लिए हर जगह पब्लिसिटी करें, एक्सर्विसमैन सोसाइटी तक पहुंचा दें, जितने संगठन है वहां तक पहुंचा दें, क्योंकि ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसके लिए जरूरी नहीं। आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये आप लेटर देख सकते हो जिसके ऊपर टेलीफोन नंबर बाकायदा लिखा है, ईमेल लिखा है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एजीआई भवन, राव तुलाराम मार्ग, पीओ बसंत बिहार, पोस्ट बैग नंबर 14, न्यू दिल्ली, ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है। फिर लेटर नंबर लिखा है सो एंड सो, 1 जनवरी 2026। एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मैन पावर, डीजीएमएस आर्मी, एमपीआरएस एमओडी आर्मी, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स और केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ऑल एरिया, सब एरिया, हेडक्वार्टर, ऑल रिकॉर्ड्स। यानी कहीं भी नहीं छोड़ा है, हर जगह ये भेजा गया है। भेजने वाले हैं आप देख सकते हो पीएस ओबेरॉय, कर्नल डायरेक्टर एजीआई हैं जो उन्होंने भेजा है। अब इसके अंदर ये लेटर है, फिर इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कब किसके लिए क्या क्या इफेक्टिव है, फिर ये तो और कंडीशन क्रिटिकल होती है इसके लिए कौन कौन से अनेक्सर है, यानी इंक्लोजर भी है, पूरी का पूरा डिटेल में इन्होंने लिखा है। और क्यों लिखा है, सीधा सीधा कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट अंडर एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस ईआई स्कीम। यानी आप जो बेनिफिट लेते हो, एक्सर्विसन खत्म हो जाता है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के तहत, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और पूरी प्रक्रिया क्या है। ऑन डिमाइस ऑफ मेंबर यानी वेटरन, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ ईआई बेनिफिट टू विडो एनओके एज इंटाइटल्ड। यानी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस आर्मी वेटरन्स की मौत के बाद उसका डिपेंडेंट है, उसकी विधवा है या उसकी बेटी है, किसको किस कंडीशन में भेजना है, इसके लिए इन्होंने लिखा है। यह डिसबर्समेंट प्रोसेस एजीआईएफ में क्लेम डॉक्यूमेंट मिलने के बाद शुरू होता है। अब जब कब मिलेगा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट क्लेम के पहुंच जाएंगे। सीधा ईआई वैलिडिटी पीरियड के दौरान होती है तो कौन सा पैसा मिलेगा यह देखा गया है। कुछ मामलों में मिले डॉक्यूमेंट सही होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मिले डॉक्यूमेंट्स या तो खराब होते हैं या अधूरे होते हैं। ऐसे मामलों में एजीआईएफ के पास मौजूदा कम्युनिकेशन डिटेल्स के आधार पर इस डायरेक्टोरेट द्वारा लंबा चौड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस किया जा रहा है। पूरी कोशिशों के बावजूद विधवा, एनओके, जिला सैनिक बोर्ड, वीएस के संबंधित फॉर्मेशन द्वारा सही क्लेम डॉक्यूमेंट समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिसके कारण समय पर अपना बकाया चुकाने के लिए सही डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कई रिमाइंडर और फोन कॉल्स किए जाते हैं। आपने ये पूरी व्यथा सुन ली होगी। न तो जिला सैनिक बोर्ड आपको कॉपरेट करेगा, यहां कोई नहीं करेगा। यदि आपके पास जानकारी है ना, ये लेटर है तो आप खुद से कर सकते हो। नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है, किसी से मदद ले सकते हो। पूरी तरीके से आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा और ये आप समझ सकते हो। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, हम अपने सैनिक जीवन पेज पर डालेंगे और जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन टू क्लेम द ईआई बेनिफिट हैज नाउ बीन सिंप्लीफाइड फॉर इजी ऑफ क्लेमेंट्स। उन्होंने कहा क्लेम करने वालों को आसानी के लिए ईआई बेनिफिट क्लेम करने का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन अब आसान कर दिया गया है। यह दोहराया जाता है कि क्लेम एफिडेविट की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब क्लेम करने वाला नॉमिनी या कंटिजेंट नॉमिनी के अलावा कोई और हो। अब इन्हें एफिडेविट कब चाहिए? यदि आप एक्सपायर्ड हो गए, आपकी वाइफ को मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं, बेटी को मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पीपीओ वगैरह में नाम है। यदि आपसे पहले आपकी वाइफ गुजर जाती है और कोई दूसरा बंदा लेगा, फिर वो एफिडेविट दिया जाएगा कि हां मैं इनका डिपेंडेंट हूं या मैं उनका रिलेटिव हूं। अब इसमें कह रहे हैं
नॉमिनी के अलावा कोई, अगर क्लेम करने वाला नॉमिनी या कंटीजेंट नॉमिनी है तो क्लेम एफिडेविट की जरूरत नहीं है। क्लेम करने वालों को एजीआईएफ में जमा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपेंडिक्स ए के तौर पर अटैच की गई है। अब अपेंडिक्स ए के तौर पर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो भी हम आपको बताएंगे। अब लिखा ये चार्ट डिस्क्राइबिंग द वैलिडिटी ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर पीरियड अकॉर्डिंग टू डेट रिटायरमेंट ऑफ वेटरन्स एंड प्रीमियम स्टेटस रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल इज गिवन एट अपेंडिक्स बी। यानी अपेंडिक्स बी में आपको ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किसका पैसा रिफंडेबल है, किसका नॉन रिफंडेबल है, किसका कितने शर्तों तक कितना पैसा मिलेगा, ये भी आपको चार्ट दिखाऊंगा जो अभी उन्होंने सर्कुलेट किया है, अपेंडिक्स बी में लगा रखा है। तीसरी बात, प्लीज एडवाइज ऑल द डीलिंग अथॉरिटीज अंडर योर जुडिकेशन इन फॉरवर्ड द ईआई क्लेम डॉक्यूमेंट एज लिस्टेड अपेंडिक्स ए अटैच टू दिस डायरेक्टेड जुडिशियली रूल। कृपया अपने अधिकार क्षेत्र में सभी अधिकारियों को सलाह दें, सभी एक्सर्विसमैन को बताएं, सभी सैनिक संगठनों को बताएं और ये लेटर रखें। अब ये है इनका मैनमेन लेटर। अब कार्रवाई शुरू होती है कि डॉक्यूमेंट कौन से हैं। यदि वेटरन्स एक्सपायर्ड हो जाता है तो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे और सबसे पहले आप देख सकते हो ये है अपेंडिक्स ए। आराम से बात करेंगे इसके ऊपर। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू एजीआईएफ क्लेम बेनिफिट अंडर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, यानी इन केस ऑफ क्लेमेंट इज नॉमिनी या कंटीजेंट नॉमिनी एज मेंशन्ड एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, यानी आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ईआई वाला उसमें आपका नॉमिनी का नाम है, नहीं वाइफ का नाम है, तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? ओरिजिनल स्टैंडर्ड इंश्योरेंस ईआई सर्टिफिकेट, यानी जो सर्टिफिकेट आपको मिला है ये चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर वेटरन्स विद वैलिड क्यूआर कोड, यानी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और उसके साथ क्यूआर कोड होना चाहिए। कैंसल्ड चेक इन ओरिजिनल विद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर प्रिंटेड ऑन इट, यानी कैंसल चेक होना चाहिए जिसमें वाइफ का नाम हो, या कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज बैंक पासबुक क्लेमेंट्स ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय कंसर्न बैंक ब्रांच, या आपकी फ्रंट पेज की फोटोकॉपी और मैनेजर का थप्पा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ क्लेमेंट्स, यानी वाइफ का आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्लेमेंट्स फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन, उनका नंबर कौन सा है, मेल आईडी कौन सा, ताकि वहां से ब्रांच आपके साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो आप समझ गए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इन केस द क्लेमेंट इन अदर नॉमिनी या कंटीजेंट नॉमिनी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस अमाउंट विल डिसवर्टेड अमाउंट रिमेन क्लास 1 लीगल, यदि इनमें से वाइफ नहीं है और कोई है फिर उसको क्लास 1 अफसर का एक लीगल यानी उस चाहिए, आपको चाहिए स्टैम्प पेपर। नन ऑफ द क्लास 1, यदि क्लास 1 नहीं तो क्लास 2 चलेगा। इफ द क्लेमेंट अदर नॉमिनी या कंटीजेंट नॉमिनी फॉर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन एडिशन टू द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट फिर आल्सो बी फॉरवर्ड, यदि ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए, यदि आप उसकी वाइफ नहीं है तो उसके अलावा और डॉक्यूमेंट चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनी एंड कंटीजेंट नॉमिनी विद वैलिड क्यूआर कोड ईआई। अब उनका यानी जो नॉमिनी है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए कि वो खत्म हो गई है, तभी तो आप ले रहे हो। उनका भी ईआई क्लेम एफिडेविट एज पर फॉर्मेट अटैच, यानी जब वो खत्म हुई है वाइफ तो उनका भी पूरा डॉक्यूमेंट को चाहिए। इन केस एनी रिमेनिंग क्लास 1 लीगल अफसर, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर और क्रिटिकल कंडीशन, वाइफ नहीं है तो बेटी है, बेटी नहीं तो और, हर एक के लिए उन्होंने अलग अलग कंडीशन बताई है। अब किसको क्या लागू, उससे पहले अनेक्सर 1 देखते हैं। टू बी प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ क्लेमेंट इज अदर देन नॉमिनी या कंटीजेंट नॉमिनी, यदि कोई कंटीजेंट नॉमिनी है उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए और किस तरीके का चाहिए, जो कि आपके अनेक्सर 1 में लगा है। फिर आप देख सकते हो ये 3 पेज का है और पूरा अनेक्सर 2 लगा हुआ है कंसेंट सर्टिफिकेट और एफिडेविट का, अनेक्सर 3 लगा है ड्यूल नेम एफिडेविट का, यानी जितनी प्रक्रिया आपकी कहीं क्रिटिकल प्रक्रिया हो जाती है उसके भी अनेक्सर इसमें सबमिट है, यानी ये आपके पास होने चाहिए। यदि आप सेना में हेड क्लर्क हैं या आप समझदार हैं या आपके ग्रुप में हैं या आप रेजिमेंट के हैं, तो कम से कम कोई ना कोई उसमें ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। हेल्प जब करेगा जब ये पीडीएफ आपके पास होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, आप जरा मैसेज करें, कॉल ना करें, मैं आपको 100% प्रोवाइड कराऊंगा। किसी का आगे पीछे नहीं आता है तो दूसरे दिन फिर रिमाइंड मुझे करा सकते हैं। अब आते हैं आखिरी में अपेंडिक्स बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटाइटल्ड अंडर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस ईआई स्कीम का कितना पैसा मिलता है, कौन सा पैसा रिफंडेबल है, कौन सा आपका टाइम पीरियड है इसमें। अब मैं आप सामने बात कर सकता हूं, अपेंडिक्स बी आप देख सकते हो 1 जनवरी 1981 से 31 मार्च 89, यानी
आप देख सकते हो 1 जनवरी 81 से 31 मार्च 89 फॉर अफसर का दिया हुआ है, और 1 जनवरी 81 से 31 मार्च 89 जेएसयूआर, यानी इनका प्रीमियम कटा था 580 रुपए, वन टाइम नॉन रिफंडेबल था, 580 रुपए कटा था। यदि इनकी मृत्यु हो जाती है, अब इनका कंडीशन क्या थी, दिस वाज लेटर इनहेंस टू 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या 70 साल तक, यानी रिटायरमेंट के 15 साल के भीतर एक्सपायर्ड कर जाते हैं, या 70 साल एज होने से पहले एक्सपायर्ड करेंगे तो 30,000 मिलेगा नॉमिनी को। 1 अप्रैल 89 से 31 मार्च 1994 अफसर का कटाता 1640 रुपए, जेएसयू जवान का 580, और वन टाइम नॉन रिफंडेबल, ये पैसा रिफंड नहीं होगा। इनके लिए भी शर्त है, अफसर को 1 लाख मिलेगा और जेएसयूआर की वाइफ को 50,000। कंडीशन वही है कि रिटायरमेंट के 15 साल और 70 साल एज, करेक्ट। अब 1 अप्रैल 94 से 1 जुलाई 99, यानी 1 अप्रैल 94 टू 1 जुलाई 99 अफसर के कटे थे 6,900, जेएसयूआर के 3,500, वन टाइम पैसा कटा था, बट ये नॉन रिफंडेबल है, पैसा नहीं मिलेगा। कंडीशन जोड़ दी, 20 साल रिटायरमेंट के 20 साल या 70 साल एज, विच एवर अक्वर अर्लियर, जो भी पहले हो जाती है। अफसर को 2 लाख का और जेएसयू जवान को 1 लाख था। 2 जुलाई 99 टू 30 दिसंबर 2004 अफसर के 15,300 कटे, जेएसयूआर के 6,800 कटे, वन टाइम नॉन रिफंडेबल, ये रिफंडेबल पैसा नहीं है। इसकी कंडीशन है 20 ईयर और 72 ईयर्स एज विच एवर अकोर्स अर्लियर, रिटायरमेंट के 20 साल या 72 साल, क्लेम 3 लाख अफसर का, 1.5 लाख जेएसयू जवान का। अब आते हैं 31 दिसंबर 2004 से 29 जून 2009, यानी 31 दिसंबर 2004 टू 29 जून 2009 अफसर का कटा था 31,300, जेएसयूआर का 15,500, वन टाइम नॉन रिफंडेबल। कंडीशन इसमें थी 26 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट या 75 ईयर एज विच एवर अकोर्स अर्ली, 25 ईयर्स बिटवीन 1 जनवरी 05 टू 31 आल्सो अपग्रेड 26 ईयर, यानी ये कंडीशन डाल दी। अफसर का 4 लाख, जेएसयू जवान का 2 लाख रिफंडेबल। इसमें 26 साल रिटायरमेंट के बाद और 75 वर्ष। 30 जुलाई 2010 अफसर का 42,660 था, जेएसयूआर का 22,200, वन टाइम नॉन रिफंडेबल। इसकी भी कंडीशन 26 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड 75 ईयर एज ऑफ विच एवर अक्वर्स अर्लियर, यानी अब इनका पैसा बढ़ा दिया, 6 लाख अफसर का, 3 लाख जेएसयू जवान का। नाउ 31 जुलाई 2010 से 30 दिसंबर 2013 अफसर का 51,900 कटा और जेएसयूआर का 25,900, ये वन टाइम रिफंडेबल है। यदि आप 26 साल क्रॉस कर जाते हो, 75 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हो, तो जो 25,900 ये रिफंडेबल हैं। जो लोग 31 जुलाई 2010 और 30 दिसंबर 2013 के बीच में रिटायर्ड हैं, उनके लिए खुशखबरी है। यदि कहीं ना कहीं बैड हैपनिंग, मिस हैपनिंग हुआ है, तो 6 लाख रिफंडेबल अफसर के लिए, जेएसयू जवान के लिए 3 लाख। नाउ 31 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2014 तक अफसर 82,300, जेएसयू जवान 41,590, ये भी रिफंडेबल है। ये पैसा आप ले लेना, जो 31 दिसंबर 13 से 31 दिसंबर 2014, एक साल में ये लॉटरी निकली है। अफसर के लिए 10 लाख, जेएसयू जवान के लिए 5 लाख। कंडीशन 26 साल या 75 साल आफ्टर रिटायरमेंट। नाउ फिर आ जाते हैं 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2017 अफसर का 1,22,250 कटा था, जेएसयू का 63,500, ये भी रिफंडेबल है। ये भी पैसा आपको वापस मिलेगा 63,500 नहीं 30। अब इसमें कंडीशन जोड़ दी 30 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट या 8 ईयर एज विच एवर अक्वर्स, 10 लाख अफसर का, 5 लाख जेएसयू जवान का। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2021 अब ये वन टाइम नॉन रिफंडेबल। अब ये पैसा 1,09,220 अफसर का कटा है, जेएसयू जवान का 55,291 कटा है, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, बीच में लॉटरी निकली थी। और ये भी 30 साल 80 साल की कंडीशन है, 10 लाख 5 लाख का है। 1 जनवरी 2022 से 30 मई 2022 वन टाइम नॉन रिफंडेबल है। अफसर का 90,000 कटा है, जेएसयूआर का 40 है, यहां पैसा कम कर दिया है।
पहले ज्यादा कट रहा था फिर कम कटा है। कंडीशन 26 ईयर्स कर दी है, 80 साल। जेसु जवान के लिए 30 ईयर और 75 ईयर एज कर दी, यहां थोड़ा घुमा दिया है, 10 लाख 5 लाख का हिसाब है। अब बात आती है वन टाइम रिफंडेबल, फिर शुरू हो जाता है 31 मई 2022 से 31 मार्च 2025, 1,60,000 और 68,000 कट रहे हैं, ये आपके रिफंडेबल हैं। और ये 15 लाख हो गया, 10 लाख से 15 लाख और 5 लाख से 7.5 लाख हो गया है। 1 अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड अफसर का 2.25 लाख, जेसू जवान का 1,20,000, ये भी वन टाइम रिफंडेबल है। और अब इसकी बढ़ा करके अफसर का 15 लाख से 30 लाख कर दिया है और 7.5 से 15 लाख कर दिया। इसको जिसको समझ में नहीं आ रहा आप हमसे आराम से बात कर सकते हो, हम आपको समझा देंगे। तो दोस्तों ये लेटर अपने पास रखना बहुत जरूरी है, सच बता रहा हूं, ये लिखा है इसके अंदर और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।